शिखर पर ऐसी सुविधा की कल्पना करना मुश्किल है जहां तेज हवाएं चल रही हों और मानव बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। जरा सोच कर देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असली डायरी का आखिरी पन्ना है, उन 9 सोवियत पर्वतारोहियों में से एक का पन्ना जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। एक ऐसी खौफनाक रात ने इतिहास के सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक को जन्म दिया। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 65 साल पुराने एक ऐसे केस की फाइल खोल रहे हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पत्रकारों और बड़े-बड़े दिग्गजों के होश उड़ा रखे हैं। डिएटलॉफ पास की घटना। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों, पक्के सबूतों और उन जांच रिपोर्टों की बात करेंगे जो हमें इस घटना की बिल्कुल तह तक ले जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 1959 की उस सर्द रात में आखिर हुआ क्या था। किस चीज ने 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को साइबेरिया की जमा देने वाली रात में भागने पर मजबूर किया? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो दशकों से सबको परेशान कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये कोई नौसिखिए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे, पूरी तरह से फिट और साइबेरिया के खतरनाक मौसम से निपटने के लिए बाकायदा ट्रेंड थे। फिर ऐसा क्या भयानक हुआ जिसने इन 9 दिग्गजों को कड़ाके की ठंड में अपनी ही सुरक्षित टेंट से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया? भाग 1, मौत के पहाड़ का सफर। इस खौफनाक अंजाम को समझने के लिए हमें एकदम शुरू से देखना होगा। स्थानीय मानसी जनजाति इस पहाड़ को मौत का पहाड़ कहती है, लेकिन जनवरी 1959 में इगोर डियाटलॉफ की टीम के लिए यह बस एक और एडवेंचर था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 23 जनवरी को ये लोग पूरी एनर्जी के साथ स्वेर्दोलोव्स्क से निकले। इनकी डायरियों से पता चलता है कि रास्ते भर ये ट्रेन में मस्ती कर रहे थे, गाने गा रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 28 जनवरी को एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टीम का एक सदस्य यूरी यूडीन अचानक बीमार पड़ गया और उसे वापस लौटना पड़ा। उस वक्त उसे जरूर बहुत बुरा लगा होगा, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इसी बीमारी ने उसकी जान बचा ली। वो इस दल का इकलौता जिंदा इंसान बचा, जबकि बाकी 9 लोग पहाड़ की गहराइयों में आगे बढ़ते चले गए। बच्चे हमसे इतना जुड़ गए थे कि विदाई के वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ल्यूडमिला दुबिनिना की डायरी की ये लाइन पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी इस खुशी और आगे होने वाली खौफनाक घटना के बीच का अंतर बहुत डराने वाला है। सफर में सिरोव नाम की जगह पर वो कुछ स्कूली बच्चों से मिले थे। टीम में इतनी जान थी, इतनी खुशी थी कि विदाई के वक्त बच्चे रो पड़े। किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये हंसते खेलते युवा कुछ ही दिनों में एक ऐसे रहस्य का शिकार बनेंगे जिसे कोई नहीं सुलझा पाएगा। भाग 2, एक चौंकाने वाली खोज। जब कई हफ्तों तक टीम से कोई संपर्क नहीं हुआ तो जाहिर है एक सर्च पार्टी भेजी गई और 26 फरवरी को आखिरकार पहाड़ की ढलान पर वो आखिरी कैंपसाइट मिल गई। टेंट आधा बर्फ में दबा था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन यहां सबसे अजीब बात पता है क्या थी? टेंट को अंदर से काटा गया था। जी हां, किसी जानवर ने बाहर से हमला नहीं किया था, बल्कि अंदर वालों ने चाकू से टेंट को फाड़ा था। इसका सीधा मतलब है कि वो किसी चीज से इतनी बुरी तरह डरे हुए थे कि टेंट की जिप खोलने तक का भी वक्त नहीं था उनके पास। जूते, गर्म कपड़े, सब कुछ टेंट में करीने से रखा था। वो -40 डिग्री की जानलेवा ठंड में बिना जूतों के बाहर भाग गए। अब जो शव मिले उनकी हालत इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना देती है। शवों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में खोजा गया और दोनों की हालत बिल्कुल अलग थी। पहले जो 5 शव एक देवदार के पेड़ के पास मिले, उनकी मौत अत्यधिक ठंड यानी हाइपोथर्मिया से हुई थी। वे सिर्फ अंडरवियर में थे। लेकिन जब महीनों बाद बर्फ पिघली तो जो आखिरी 4 शव एक गहरी खाई में मिले, उनकी हालत देखकर रूह कांप जाती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनकी हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं और सीने ऐसे कुचले हुए थे मानो वो किसी तेज रफ्तार कार से टकरा गए हों। लेकिन मजे की बात यह है कि शरीर पर बाहर से एक खरोच तक नहीं थी। और तो और कुछ की आंखें और एक की जीभ तक गायब थी। आगे बढ़ने से पहले इन 11 पक्के तथ्यों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। टेंट का अंदर से कटना, -40 डिग्री में नंगे पैर भागना, हाइपोथर्मिया, भयानक अंदरूनी चोटें और गायब अंग, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन इसके अलावा उनके कपड़ों पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मिला। उसी रात 50 किलोमीटर दूर कुछ गवाहों ने आसमान में चमकते हुए नारंगी गोले भी देखे थे। और सबसे अजीब बात, सोवियत संघ ने
केवल 3 महीने के अंदर ही पूरी जांच बंद करके सारी फाइलों पर टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगा दिया। ये वो ठोस सबूत हैं जिन्हें कोई भी थ्योरी नजरअंदाज नहीं कर सकती। भाग 3 प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े सिद्धांत। इतने सारे अजीबोगरीब सबूतों को देखकर कई तरह की थियरीज सामने आईं। चलिए सबसे पहले एकदम निष्पक्ष होकर विज्ञान और कुदरत की बात करते हैं। क्या ये एक स्लैब एवलांच यानी कोई खास तरह का हिमस्खलन था? ये वो थियरी है जिसे 2019 में रूसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सही माना और 2021 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने भी कंप्यूटर मॉडल से इसे मुमकिन बताया। ये कोई आम एवलांच नहीं था, बल्कि स्लैब एवलांच था, जहां बर्फ का एक बहुत बड़ा ठोस टुकड़ा अचानक खिसक कर सीधे टेंट पर आ गिरता है। अब इसके दोनों पहलुओं को तौल कर देखते हैं। पक्ष में बात यह है कि कंप्यूटर मॉडल्स इसे संभव मानते हैं और बर्फ का इतना भारी ब्लॉक गिरना उन भयानक चोटों का कारण बन सकता है जो खाई में मिले शवों पर थी। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका तर्क भी बहुत जबरदस्त है। पहली बात, टेंट जिस जगह पर लगा था वो ढलान इतनी कम थी कि वहां एवलांच आना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, सर्च टीम को वहां बर्फ खिसकने का कोई मलबा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अनुभवी पर्वतारोही एवलांच से बचने के लिए बिना कपड़ों के बर्फ में नहीं भागेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सीधे सीधे आत्महत्या है। एक और प्राकृतिक थ्योरी आती है कैटाबैटिक हवाओं की। ये हवा का एक ऐसा बवंडर होता है जहां भारी हवा पहाड़ की ढलान से एकदम तूफान की स्पीड से नीचे गिरती है और हालात तुरंत खराब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अचानक आए इस तूफान ने टेंट को उड़ा ले जाने की हद तक डरा दिया होगा और इसी डर से वो लोग टेंट काटकर बाहर जंगल की तरफ भाग गए होंगे। भागने की वजह तो समझ आती है, लेकिन इससे कपड़ों पर मिले रेडिएशन या शरीर के अंदरूनी हिस्सों की भयानक टूट फूट का कोई जवाब नहीं मिलता। क्या ये इंफ्रासाउंड से पैदा हुई दहशत थी? ये वाली थियरी काफी दिलचस्प है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पहाड़ की बनावट और तेज हवाओं के टकराने से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा हुई होगी जिसे इंसान के कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो सीधा दिमाग पर असर करती है और भयंकर अनकंट्रोल्ड दहशत पैदा कर देती है। हो सकता है इसी घबराहट में वो टेंट से भाग खड़े हुए हों। पर फिर से वही बात, दहशत से इंसान भाग तो सकता है, लेकिन ये थियरी उन चोटों और अजीबोगरीब मौतों का रहस्य नहीं सुलझा पाती। भाग 4 पर्दाफाश और साजिश के सिद्धांत। जब कुदरत इस पहेली को नहीं सुलझा पाई तो ध्यान इंसान और सैन्य गतिविधियों की तरफ गया। सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग की थियरी काफी चर्चा में रहती है। इतिहास गवाह है कि यूराल का वो हिस्सा हथियार टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। याद है वो चमकते हुए नारंगी गोले जो गवाहों ने देखे थे? वो किसी रॉकेट के धुएं जैसे ही लगते हैं। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास धातु के कुछ अजीब से टुकड़े भी मिले थे और जाहिर है कपड़ों पर जो रेडिएशन मिला था वो भी इसी तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि कोई मिसाइल क्रैश हुई हो या किसी गुप्त हथियार की वजह से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टेंट छोड़कर भागना पड़ा हो। 2019 में रूसी अभियोजक कार्यालय ने जब 60 साल बाद इस केस को दोबारा खोला तो उनका बयान बड़ा अजीब था। उन्होंने साफ कह दिया कि जांच सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं तक रहेगी और अपराध का तो सवाल ही नहीं उठता। कई लोगों का मानना है कि बिना जांच किए ही मिलिट्री या क्राइम की थ्योरी को सिरे से खारिज कर देना अपने आप में इस शक को गहरा कर देता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा था। यहीं से हम सबसे ज्यादा विवादित थ्योरी पर आते हैं। क्या ये केजीबी की कोई खुफिया योजना थी? इसे कंट्रोल्ड डिलीवरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ग्रुप के कुछ लोग दरअसल अंडरकवर एजेंट थे जो किसी विदेशी जासूस को रेडियोधर्मी सामग्री सौंपने गए थे। लेकिन शायद मामला बिगड़ गया और उन विदेशी जासूसों ने सारे गवाहों को ही खत्म कर दिया। चलिए इस केजीबी थ्योरी के भी दोनों पलड़े देख लेते हैं। पक्ष में देखा जाए तो ये कपड़ों पर मिले रेडिएशन का बिल्कुल सटीक जवाब देती है। साथ ही ये थ्योरी टीम के सबसे उम्रदराज और रहस्यमयी सदस्य ज़ोलोटार्योव के संदिग्ध अतीत पर भी एकदम फिट बैठती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में सच्चाई ये है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सब सिर्फ अटकलें हैं। इतने खतरनाक बर्फीले पहाड़ पर इतनी जटिल जासूसी साजिश रचना सुनने में थोड़ा फिल्मी और तार्किक रूप से कमजोर लगता है। भाग 5 एक अनसुलझा रहस्य। विज्ञान से लेकर जासूसी साजिशों तक हमने सारे बड़े सबूत और थ्योरीज देख लीं, लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई भी एक थ्योरी उन 11 पक्के तथ्यों को एक साथ साबित नहीं कर पाती। 1959 की जो असली जांच रिपोर्ट थी वो महज 3 महीने में ही बंद कर दी गई थी। और पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मौत का कारण एक अज्ञात और शक्तिशाली बल था जिसका वे सामना नहीं कर सके।
बस, और यहीं से दशकों लंबी अटकलों का जन्म हुआ। जब सिस्टम सही जवाब देने के बजाय एक खालीपन छोड़ देता है, तो वो खालीपन हमेशा रहस्य और अनिश्चितता से ही भरता है। इस खौफनाक घटना को पूरे 65 साल बीत चुके हैं। 65 साल! उस टीम का इकलौता जिंदा सदस्य यूरी युडिन, जो बीमार होकर बीच से ही लौट आया था, उसने अपनी पूरी जिंदगी बस ये जानने में लगा दी कि उसके दोस्तों के साथ उस रात असल में क्या हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से 2013 में बिना किसी जवाब के उसका भी निधन हो गया। इतने सालों बाद कई अभियानों और अत्याधुनिक विज्ञान के आ जाने के बावजूद ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। किस चीज ने 9 विशेषज्ञों को मौत की ठंडी रात में भागने पर मजबूर किया? 9 तंदुरुस्त, अनुभवी युवा सोवियत की भयंकर सर्दियों के बीच अपने सुरक्षित टेंट को चीरकर बिना जूतों के बाहर भागने का फैसला आखिर क्यों करते हैं? पीछे ऐसा क्या था जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाहर उस कड़ाके की ठंड में मर जाना टेंट में रहने से लाख गुना बेहतर है? सारे सबूत सामने होने के बाद भी उस अंधेरी बर्फीली रात में मौत के पहाड़ पर वास्तव में क्या हुआ था, ये आज भी एक ऐसा गहरा रहस्य है जो दिल दहला देता है।